हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आपका इजी टू लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज 1 नवंबर है और हम रीट L2 बैच के लिए एक रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं। ये जो रिवीजन कोर्स है ये एक क्रैश कोर्स की तरह होगा। एग्ज़ाम से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है 17 जनवरी को, और 17 जनवरी से पहले हम जो विज्ञान का टॉपिक है, विज्ञान विषय है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा परमाणु एवं अणु। इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसकी खोज हुई। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु एवं अणु। तो परमाणु और अणु ये रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंदर आता है। और केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया से हुई है, और जिसका अर्थ होता है काला। यानी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो शब्द है मिस्र भाषा के कीमिया से बना है, और कीमिया का अर्थ होता है काला। और केमिस्ट्री की जो खोज है वो एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर। ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। नेक्स्ट, पदार्थ या द्रव्यमान। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु ही जो स्थान घेरे वह पदार्थ है। कोई भी वस्तु, जैसे मैं हूं, मैं भी एक पदार्थ हूं। बात करें गैस की, तो गैस भी एक पदार्थ है, क्योंकि गैस भी क्या करती है, स्थान घेरती है। तो गैस भी एक पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब, ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। और ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार और भावनाएं, ये सभी पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरती हैं, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ की, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। द्रव्य को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पहली बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य और एक होता है द्रव। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव्य जो है वो है पदार्थ, जिसे अपन मैटर कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है पदार्थ की एक अवस्था होती है। अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ की मेन अवस्था तो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उनमें से एक अवस्था होती है द्रव। द्रव और द्रव्य दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। द्रव द्रव्य की एक अवस्था है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सभी जो द्रव्य होते हैं वो द्रव नहीं होते, लेकिन जो सभी द्रव होते हैं वो द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की मूल 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और जो जल होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो जल है वो ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है। देखो, ठोस में क्या होते हैं, कण पास पास होते हैं। कण जो होते हैं काफी पास पास होते हैं, काफी पास पास होते हैं। इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जिसे अपन कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, वो बहुत कम होता है। जैसे ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है। जैसे अभी अपने इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये ठोस है, ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति तो निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे द्रव को अपन किसी पात्र में रखते हैं, तो वह जो द्रव, लिक्विड जो पदार्थ है, उस पात्र की जो है आकृति ले लेता है। इसलिए जो द्रव है उसकी आकृति नहीं होती, आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर आयतन है, अगर किसी द्रव का 1 लीटर आयतन है और उसको मैं 5 लीटर वाले बर्तन में अगर उसे करूंगा, तो उसका आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो द्रव की जो आकृति होती है वो तो निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन जो कैसा होता है वो निश्चित होता है। इसके बाद
गैस की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। गैस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। और जो तरल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तरल क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस, तो द्रव और गैस ये दोनों ही तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं। लिक्विड, दोनों ही लिक्विड होते हैं, द्रव और गैस दोनों ही तरल होते हैं। इसके बाद कुछ और बात करते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल का मतलब क्या है कि दो कणों के मध्य आकर्षण बल, यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। दो अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं अपन अंतराण्विक आकर्षण बल। अब ये अंतराण्विक आकर्षण बल होता किसका ज्यादा है, तो ये होता है ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। देखो यहां पर देखो कि ये जो ठोस है, ठोस में कण पास पास होते हैं, तो पास पास होते हैं, इस वजह से इनके मध्य, इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में कण थोड़े पास पास होते हैं तो अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, और गैस में काफी दूर दूर होते हैं तो आकर्षण बल और कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी दो कणों के मध्य जो स्थान है वो सबसे ज्यादा गैस के अंदर होता है। जैसा कि आप इस पे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दो कणों के मध्य काफी स्थान है और सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव के अंदर होता है और सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस ठोस के अंदर होता है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वो गैस की होती है, उसके बाद द्रव की होती है, सबसे कम होती है ठोस की। ये द्रव है, सबसे अपन बात कर रहे थे गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैसों की होती है, क्योंकि गैसों के जो कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है। और जो द्रव होते हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा गैस की अपेक्षा थोड़ी कम होती है और ठोसों में सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद आयतन, आयतन की बात करें, आयतन सबसे ज्यादा गैस का होता है, फिर द्रव का होता है, फिर ठोस का होता है। घनत्व की बात करें, सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो ठोस का होता है। सारी बेसिक चीजें हैं, ठोस का होता है सबसे ज्यादा घनत्व, उससे कम द्रव का होता है और सबसे कम होता है गैस का। घनत्व क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन, ये इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसके बाद जो विसरण है, सबसे ज्यादा विसरण होता है गैस का, उसके बाद उससे कम होता है द्रव का और सबसे कम होता है ठोस का। अब विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब यह है कि कणों का अपने आप अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाना। कणों का अपने आप अपनी उच्च सांद्रता से, अपनी अधिक मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर चले जाना। एग्जाम्पल से समझें, जैसे अगर मैं इस क्लासरूम के अंदर एक किसी कॉर्नर के अंदर मैं परफ्यूम की एक शीशी को मैं खोल देता हूं, तो जो परफ्यूम है वहां पर गैस के कण सबसे ज्यादा होंगे और दूसरी जगह पर क्या होंगे, गैस के कण, उस परफ्यूम के कण सबसे कम होंगे। तो गैस के कण ऑटोमेटिक वहां से वहां चले जाएंगे, यानी अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाएंगे। तो यानी जो गैस है उसका विसरण सबसे ज्यादा होता है, गैस जो है सबसे ज्यादा जा सकती है, उससे कम द्रव जाएगा और सबसे कम जाता है ठोस, ठोस तो जाता ही नहीं है। तो संपीड्यता यानी किसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, तो गैस को सबसे ज्यादा दबा सकते हैं, तो गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है गैस, और उससे कम किसको दबा सकते हैं, द्रव को, सबसे कम दबा सकते हैं ठोस को। तो सबसे ज्यादा संपीड्यता होती है गैस, उसके बाद द्रव, फिर ठोस की। अभी अपन ने बात करी गैस की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा 2 और अवस्थाएं होती हैं, जिसमें चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। अब वैज्ञानिक 5 अवस्थाओं पर विचार कर रहे हैं, जिसमें से प्लाज्मा अवस्था। तो अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है प्लाज्मा अवस्था। ये वाला क्वेश्चन ACF 2021 में पूछा गया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है जब गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये वाली अवस्था प्राप्त होती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य और तारों के अंदर जो चमकते हैं वो किस वजह से चमकते हैं, किस अवस्था की वजह से चमकते हैं, तो वो चमकते हैं प्लाज्मा अवस्था की वजह से। सूर्य और तारों के अंदर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं। अब तो क्या चलते हैं, एलईडी बल्ब चलते हैं, लेकिन कुछ समय पहले 4-5 साल पहले की बात करें तो ट्यूब चलते थे, फ्लोरोसेंट ट्यूब, लंबी लंबी ट्यूब आती थी, CFL आती थी, तो उनके अंदर भी ये अवस्था पाई जाती है। जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। जो गैस होती है, गैसों में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो जो गैस है वो आयनित अवस्था में हो जाती है, और आयनित अवस्था में जो गैस प्राप्त होती है वही प्लाज्मा अवस्था होती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, और तारों और सूर्य के प्रकाश में सूर्य के अंदर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। पांचवी अवस्था की बात करें, पांचवी अवस्था जो आती है वो आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर पारावाष्प और एक आर्गन गैस या हीलियम गैस, कोई अन्य गैस भरी होती है। यानी जो नियॉन बल्ब होता है, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी होती है, लेकिन जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर मरकरी वेपर यानी पारावाष्प और इसके साथ एक अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? होती हैं He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn। ये सभी अक्रिय गैसें हैं, इनको इनर्ट गैसें कहते हैं। ये वाली गैसें किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं, ये इनको किसी से क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर मरकरी वाष्प और कोई अक्रिय गैस भरी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आर्गन भरी हो सकती है या हीलियम भरी हो सकती है। तो प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। पांचवी अवस्था की बात करें, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। और 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इस पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, और इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। यानी जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, हमारे भारतीय फिजिक्स पढ़ाते थे, काफ़ी महान व्यक्तित्व वाले धनी थे। तो इन्होंने सबसे पहले 1920 में पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, और उस सदी के जो महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने इन गणनाओं के आधार पर एक अवस्था की जो भविष्यवाणी की थी, जिसका नाम रखा गया था BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 2001 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे एरिक वॉन कार्नेल, उल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वोमैन, ये 3 साइंटिस्ट थे, और इन 3 साइंटिस्टों ने BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त की, जिसके लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन वाले लोगों ने, इन 3 वैज्ञानिकों ने छठवीं अवस्था की, पांचवी अवस्था की खोज की थी, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये BEC अवस्था होती क्या है? ये अवस्था होती है सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर गर्म ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर BEC अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे नॉर्मल जो गैस होती है हमारे वायुमंडल में, अगर इसके 1,00,000वें भाग वाली कम भार वाली हवा को अगर ठंडा कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमें BEC जो स्टेज है वो प्राप्त हो जाती है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात करते हैं, ये तो अवस्थाओं की बात हो गई। अवस्थाएं कौन कौन सी थी? ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था थी प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी थी BEC अवस्था। छठवीं अवस्था और होती है जिसका नाम होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। आपको बस इतना याद करना है, छठवीं अवस्था कौन सी है? फर्मियोनिक कंडेंसेट, दैट्स इट। बात करते हैं परमाणु की। परमाणु शब्द कैसे आया, कैसे इसकी खोज हुई? पहले तो कोई परमाणु के बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया था वो हमारे एक ऋषि मुनि थे, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद थे। उन्होंने 500 ईसा पूर्व प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य को, किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं और एक अवस्था ऐसी प्राप्त होती है जब उस पदार्थ को विभाजित करना संभव नहीं होता। तो जब पदार्थ को विभाजित करना संभव नहीं होता
तो उस अवस्था को ही हम परमाणु कहते हैं, परमाणु नाम दिया। तो जब हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा, यानी परमाणु जो है शब्द इन्होंने दिया था। लेकिन ये क्या थे, ये दार्शनिक थे, इनके पास कोई भी इन्होंने साबित नहीं किया था, साबित, क्योंकि अपन जानते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्रूफ मांगते हैं, कभी साबित करो। जैसे आप सभी लोग भगवान को मानते हैं, क्या आपने भगवान को कभी सिद्ध किया है? नहीं सिद्ध कर पाए अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भगवान को मानते नहीं है अभी। जिस दिन भगवान सिद्ध हो जाएंगे तो उस दिन वो किताबों में भी आ जाएंगे। साइंटिस्ट मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि भाई कुछ ही प्रूफ होना चाहिए। लेकिन जो महर्षि कणाद थे वो उन्होंने बता दिया था कि हाँ भाई परमाणु ऐसा होता है, पदार्थ को तोड़ते जाएंगे और एक कंडीशन में पदार्थ टूटेगा नहीं, तो जो टूटेगा नहीं वही जो कण है वो परमाणु है। लेकिन ये इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे। फिर बाद में दो साइंटिस्ट और आए, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस ने इस अविभाज्य कण को एटम कहा, एटम कहा। और जो एटम शब्द है ये ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा। अगर आपसे पूछा जाए एटम शब्द किस भाषा का है तो ग्रीक भाषा का है। ये जो एटम शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, जिसे काटा ना जा सके, और टम का मतलब होता है कट, यानी जिसे विभाजित ना किया जा सके या काटा ना जा सके, उसी को एटम कहते हैं, एटम, एटम कहते हैं। परमाणु या एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमिया यानी एटमॉस का अर्थ होता है ना काटा जाने वाला या अविभाज्य होता है, नॉन डिविजिबल। डाल्टन ने द्रव्यों की अविभाज्यता के दार्शनिक विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। डेमोक्रिटस और लिपुलिपस के बाद अगला जो वैज्ञानिक आता है वो है जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु की खोज के बारे में एक सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और जो पहले से जो दार्शनिक विचार चले आ रहे थे, यानी ये विचार सिद्ध नहीं हुए थे, इनको इन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। किसने प्रदान किया? जॉन डाल्टन ने प्रदान किया। इसलिए परमाणु के जो खोजकर्ता हैं वो जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन ने सन 1818 में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम दो वैज्ञानिकों ने दिए। एक तो था लेवोइजिए, रासायनिक संयोजन के नियम है, वो दो वैज्ञानिकों ने दिए, लेवोइजिए, और दूसरा था जोसेफ प्राउस्ट। इन दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। तो जो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो इन रासायनिक संयोजन के नियमों को भी सिद्ध करता था, साबित करता था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो ये डाल्टन की सिद्धांत की कुछ अभिग्रहिताएं, कुछ पॉइंट्स हैं। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो सभी द्रव्य यानी सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है, यानी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट था इनका। तीसरा पॉइंट था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा था
कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे एक अपन बात करते हैं सोने की Au और एक बात करते हैं सिल्वर की। ये दो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। तो इसके जो परमाणु होंगे, परमाणु, और इसके भी जो परमाणु होंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के, ये भिन्न भिन्न तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण इकाइयों के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यौगिक अपना अगला टॉपिक होगा, उसमें पढ़ेंगे। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं आकार, सापेक्ष संख्या और क्या हो सकता है, सापेक्ष संख्या और अनुपात निश्चित होता है किसी भी यौगिक में। यह है रासायनिक संयोजन के नियम। मैंने आपको बताया रासायनिक संयोजन का नियम दो वैज्ञानिकों ने दिया था, लेवाइजिए और प्राउस्ट ने। रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 + 16 32 ग्राम होता है। यानी 12 और 32 कितने होते हैं, 44। तो ये जो हैं, ये होते हैं अभिकारक। अभिकारकों में का जो द्रव्यमान होता है वो है 44 ग्राम। तो उत्पाद का भी द्रव्यमान 44 ग्राम ही होना चाहिए। इस वाले सिद्धांत का मतलब यही है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अभिकारकों का द्रव्यमान 44 ग्राम है तो उत्पाद का द्रव्यमान भी 44 ग्राम होना चाहिए। 12 और 32 44 ग्राम होना चाहिए। जैसे CO2 में, CO2 की बात करें, CO2 तो इसमें 12 ग्राम प्लस 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक का जो निर्माण होता है वो तत्वों के निश्चित संयोजन से होता है। किसी भी यौगिक, जैसे यौगिक कौन कौन से होते हैं, जैसे ये CO2 एक यौगिक है, H2O भी एक यौगिक है, और अपन बात करें HCl भी एक यौगिक है। तो किसी भी यौगिक का निर्माण तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से होता है। जैसे CO2 का निर्माण कैसे हुआ है, 1:2 से, यानी एक जो कार्बन लेंगे और 2 लेंगे ऑक्सीजन, 1:2 मिलाएंगे तब जाके CO2 बनेगा। H2O कैसे बनेगा, 2:1 ऑक्सीजन लेंगे तब जाके ये बनेगा। इसी प्रकार ये बनेगा 1:1 से बनेगा। तो कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात है वो स्थिर होता है। यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर निश्चित होता है। जल का सूत्र H2O होता है। अब ये जल का सूत्र हम जल को कहीं से भी प्राप्त करें, नल से प्राप्त करें, समर से प्राप्त करें, नदी से प्राप्त करें, हर कहीं पर जल का सूत्र H2O ही होगा। चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। जैसे जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। अब ये 1:8 कैसे आया अभी बताता हूं। जल H2O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो अब ये इसका जो परमाणु, ये तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। एक होता है परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हैं,
परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल कर देते हैं, परमाणु क्रमांक का डबल कर देंगे, परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन संख्या में कितने हैं? दो हैं। अब इसका डबल करेंगे तो 4 होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वही इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकल के आएगा 2। और ऑक्सीजन जो होता है 8 नंबर पे आता है, 8 का दूना कर देंगे 16 हो जाएगा, यानी 2:16। अब इसको काटेंगे तो 1:8 आ जाएगा, यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। एक 1:8 होता है। चाहे जैसे जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, चाहे जल का कोई भी स्रोत हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होती है और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 का डबल करेंगे 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 14:3 ये हो जाएगा द्रव्यमानों का अनुपात। बात करते हैं अणु। अणु क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु होता है अस्थाई। दुनिया के अंदर हर कोई चीज स्थायी होना चाहती है, परमाणु भी स्थायी होना चाहता है, आप और हम सभी स्थायी होना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो क्रिया करते हैं। ऐसे ही परमाणु भी स्थायी होने के लिए क्रिया करता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है, और ये अणु स्थायी होता है और उस पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है, परमाणु तो रहता नहीं है अस्तित्व में, अणु रहता है अस्तित्व में, तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। जैसे बात करें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, तो ये एक स्थायी अणु है ऑक्सीजन का। अपन बात कर रहे थे अणु की। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्थायी रह सकता है, सूक्ष्मतम कण स्थायी रह सकता है। स्थायी रहने के साथ साथ यह अणु उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अपने एग्जाम्पल दिया था ऑक्सीजन का, ये एक अणु है, तो ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब ये 2 परमाणु ये होते हैं अस्थायी, और ये वाला जो है, ये वाली अवस्था होती है स्थायी। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन इस अवस्था में देखने को मिलता है, इस अवस्था में ये तो होते ही नहीं है। अगर ये होते भी हैं तो तुरंत दोनों क्रिया करके आपस में O2 बना लेते हैं।
अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन का एक अणु है, नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और ये होते हैं अस्थायी। अस्थायी, अब अस्थायी होते हैं, दोनों आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन का एक अणु बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज है वो स्थायी होना चाहती है। नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं ये भी स्थायी होते हैं, तो अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, और स्थायी होने के लिए आपस में क्रिया कर लेते हैं और नाइट्रोजन का एक अणु बना लेते हैं। नाइट्रोजन का ये जो अणु है ये स्थायी होता है, और दुनिया के अंदर जितने भी अणु होते हैं वो सभी के सभी स्थायी होते हैं। जैसे जल H2 ये एक स्थायी अणु है, HCl ये भी एक स्थायी अणु है। दुनिया के अंदर जितने भी अणु होते हैं वो सारे के सारे स्थायी होते हैं। तो ये तो बात हो गई अणु की। अब बात करते हैं परमाणुकता। ये परमाणुकता क्या है? परमाणुकता, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। देखो समझो इसे, परमाणुकता। परमाणुकता यानी कोई अणु, कोई अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह उसकी परमाणुकता होती है। जैसे ऑक्सीजन की अगर परमाणुकता पूछी जाए तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 होती है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है तो 2 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो कोई अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह उसकी परमाणुकता होती है। और बात करें सल्फर, सल्फर का जो एक अणु है सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये सल्फर की परमाणुकता होती है 8। अगर आपसे पूछा जाए HCl की परमाणुकता कितनी होती है तो HCl की परमाणुकता 2 होती है, क्योंकि HCl में एक परमाणु हाइड्रोजन है और एक परमाणु क्लोरीन है, तो एक और एक 2, तो इस प्रकार HCl की परमाणुकता 2 होती है। तो ये तो हो गई परमाणुकता आपकी। जैसे एक परमाणु अणु कौन कौन से हैं? एक परमाणु अक्रिय गैसें। मैंने आपको बताया अक्रिय गैसें किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, अपने आप में स्वतंत्र रहती हैं। कौन कौन सी अक्रिय गैसें? HENEARKRXER ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं, और इन सभी गैसों के परमाणु और अणु एक जैसे ही होते हैं। इन्हीं को अपन परमाणु कहते हैं, इन्हीं को अणु कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक परमाणु अणु हैं। अक्रिय गैसें जैसे आर्गन AR, हीलियम HE और धातु हैं NaFe, सभी एक परमाणु अणु हैं। द्विपरमाणु यानी ऐसा अणु जो 2 परमाणु से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। त्रिपरमाणु अणु इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। ओजोन का एक अणु ओजोन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन की परमाणुकता कितनी होती है तो 3 होती है। ओजोन की परमाणुकता 3। चतुर्परमाणु अणु फास्फोरस P4, फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणु से मिलकर बना होता है, तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4। बहुपरमाणु अणु सल्फर आ जाएगा S8,
सल्फर का एक अणु सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई परमाणुता की। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सर वो नहीं लगाई क्वेश्चन आंसर वाली पीपीटी, क्वेश्चन आंसर कराने थे।